नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.rail। आज मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए कंपनी लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम 3 पार्ट में कंपनी लॉ के COM 201 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको कॉमर्स के रिलेटेड पेपर्स, कॉमर्स के जितने भी, चाहे वो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, सभी सेमेस्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स शुड साइन द MOA इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी? सार्वजनिक कंपनी के दशा में कितने सदस्यों को MOA पर हस्ताक्षर करना चाहिए? तो आपको मालूम है कि सार्वजनिक कंपनी हो, 2 तरह की कंपनी होती है मुख्य रूप से, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य और प्राइवेट कंपनी में कितने होने चाहिए? 2 सदस्य। ठीक है, OPC में 1 सदस्य होते हैं, 1 पर्सन कंपनी, जिसको कि एक व्यक्ति वाली कंपनी कहते हैं, उसमें एक व्यक्ति होता है। तो फिलहाल सार्वजनिक कंपनी की बात कहा है, 7 सदस्य माने जाएंगे। कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? 7। आंसर होगा डी। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी मेंबर्स शुड साइन इन द MOA इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी? आ गई बात। निजी कंपनी के मामले में कितने सदस्यों का MOA समझते हैं ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, हिंदी में पार्षद सीमा नियम भी कहते हैं इसको, कि पार्षद सीमा नियम पर कितने लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए? निजी कंपनी की दशा में तो 2, सार्वजनिक कंपनी 7 और निजी कंपनी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, जब डायरेक्टर्स की नियुक्ति होती है, संचालक जो कंपनी में कोऑपरेट करते हैं, तो कहता है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर डैश फॉर्म इज टू बी फिल्ड। कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा इनको निदेशकों की नियुक्ति के मामले में? तो देखिए, फॉर्म 29 ये फॉर्म जो है निदेशकों की नियुक्ति के मामले में भरना पड़ेगा। ऑप्शन होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश इज द कंक्लूसिव एविडेंस इन केस ऑफ कंपनी दैट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैव कंप्लाइड विथ? कंपनी के मामले में वैधानिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन करने के लिए निर्णायक साक्ष्य है। देखिए, वैधानिक मामलों में, यानी कहता है कि व्हाट इज द कंक्लूसिव एविडेंस इन केस ऑफ कंपनी दैट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैव कंप्लाइड विथ। कहता है वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी जो है डॉक्यूमेंट्स कौन सा है? तो आप बताएंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि निगमन का प्रमाण पत्र, यानी कि समामेलन का प्रमाण पत्र। ठीक है, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है सबसे जरूरी क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आप रजिस्ट्रार के यहाँ कंपनी को रजिस्टर्ड करा देते हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाता है समामेलन का, तब जाकर इनकॉर्पोरेशन का, तभी जो है आप जो है वैधानिक रूप से आपका अस्तित्व आता है कि हाँ इस तरह की कोई कंपनी, उसके पहले कोई भी आपका एग्जिस्टेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, जब कोई कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ इनकॉर्पोरेट हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, फिर उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, तभी से माना जाता है कि कंपनी स्थापित है। उसके पहले क्या था? कुछ नहीं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखेंगे, प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर द इशू ऑफ। देखिए, प्राइवेट कंपनी जो होती है, जब कब लिखा है, निजी कंपनी क्या जारी होने के बाद तुरंत अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है? तो कहता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वही जो अभी मैं बताया कि समामेलन का प्रमाण पत्र, जो कि वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी है, तभी ना आपका अस्तित्व हो बनता है, तभी आप रजिस्टर्ड होते हैं कानून की दृष्टि में। वो सर्टिफिकेट पाते ही
आप अपना व्यापार क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी अपना व्यापार शुरू कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। पब्लिक कंपनी कैन शुड स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ, सार्वजनिक कंपनी को प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय शुरू करना चाहिए। देखिए, प्राइवेट कंपनी तो जैसे ही रजिस्टर्ड होती है यानी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट पाती है तुरंत व्यापार शुरू कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी जो है, ठीक है, पब्लिक कंपनी को जो है कमिटमेंट ऑफ बिजनेस यानी व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। आंसर होगा बी, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। यानी सार्वजनिक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के बाद कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का भी सर्टिफिकेट लेना होता है व्यापार शुरू करने के लिए। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एंड डैश टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, रचनात्मक सूचना के सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद है। रचनात्मक सूचना का सिद्धांत क्या कहता है, आपको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बाहरी व्यक्ति, तो यह माना जाता है कि उस व्यक्ति को कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद अंतर नियम और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम के में लिखे गए तथ्यों की पूरी जानकारी है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यानी रचनात्मक सूचना का सिद्धांत बताता है, और इसी का अपवाद है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ डैश डज नॉट अप्लाई टू एक्ट वाइड ऑफ इनिशियो। कहता है का सिद्धांत प्रारंभ से ही व्यर्थ कृत्यों पर लागू नहीं होता है। कौन सा सिद्धांत है जो शुरू से ही व्यर्थ कृत्यों पर लागू नहीं होता है? देखिए, वैसे तो सब में इंडोर मैनेजमेंट में लागू नहीं होता है, लेकिन अल्ट्रा वायर्स, आंसर देखिए इसका, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स डज नॉट अप्लाई टू एक्ट्स वाइड ऑफ इनिशियो। ठीक है, अल्ट्रा वायर का सिद्धांत, अधिकारों से परे का सिद्धांत। अभी अधिकारों से परे का सिद्धांत क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि अधिकारों से परे के सिद्धांत में ये बताया गया है कि अगर कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम की सीमाओं से बाहर जाकर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर वो कोई काम करती है तो क्या होगा, वो जो भी कार्य होंगे, जो भी एग्रीमेंट होंगे, सब वाइड हो जाएंगे। ठीक है, व्यर्थ हो जाएंगे, माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ए कंपनी कैन चेंज इट्स नेम एट इट्स ओन डिस्क्रेशन बाय पासिंग। एक कंपनी अपने नाम को बदल सकती है। अब आपको ये बताना है कि कंपनी अपने नाम को बदलेगी, उसके लिए कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, विशेष संकल्प, संकल्प मतलब प्रस्ताव। आंसर होगा 9 का बी। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, एनी चेंज इन द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार विथ इन। पंजीकृत कार्यालय के पते में अगर आप कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रार को सूचित करना चाहिए। कंपनी अगर पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन करती है, उसके पते में परिवर्तन करती है, आंसर है ए, 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को सूचित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए कंपनी फेल्स टू पे इट्स डेब्ट सूट कैन बी फाइल्ड अगेन। कहता है अगर कंपनी अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ है, विफल रहती, तो उसके खिलाफ मुकदमा किसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। अगर कोई कंपनी अपना ऋण चुकाने में असमर्थ है तो सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट, मुकदमा किसके खिलाफ होगा, डायरेक्टर के खिलाफ होगा, संचालकों के खिलाफ होगा, मेंबर के खिलाफ होगा, या ऑफिसर्स के खिलाफ होगा, या कंपनी के खिलाफ होगा। तो देखिए, डायरेक्टर यानी निदेशक, मेंबर्स यानी सदस्य, ऑफिसर्स यानी अधिकारी, और कंपनी, तो कंपनी के खिलाफ मुकदमा होगा, किसी के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि किसके खिलाफ होगा,
कंपनी के खिलाफ। अगर कोई कंपनी अपना ऋण चुकाने में असफल रहती है तो कंपनी के खिलाफ ही मुकदमा होगा। कहता है कि द लेंडिंग ऑफ फंड यानी ऋण उधार देना या धन उधार देना अल्ट्रा वायर्स अधिकारों से परे जाकर द कंपनी हैज नो राइट। अगर एक कंपनी अधिकारों से परे जाकर, ठीक है, कोई ऋण देती है, ठीक है, तो पूछता है कि द लेंडिंग ऑफ फंड अल्ट्रा वायर द कंपनी हैज नो राइट। यह नियम का किस एक्ट के अंतर्गत है कि अगर कंपनी अधिकारों से बाहर जाकर कोई ऋण दे देती है, अपनी अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाकर ऋण दे देती है, तो कंपनी को ऋण वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह कौन सा ये क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंडिंग ऑफ फंड अल्ट्रा वायर द कंपनी हैज नो राइट। कंपनी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई ऋण देने का अधिकार नहीं है। यह एक्ट कौन सा है? तो अंडर द कंपनी एक्ट, ठीक है, आंसर होगा अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम के अधीन। फिर से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है द लेंडिंग ऑफ फंड अल्ट्रा वायर्स, अधिकारों के बाहर जाकर, जिस काम के लिए आपको ऋण नहीं देना उस काम के लिए आप बाहर जाकर, मतलब उस काम के लिए अगर आप ऋण दे रहे हैं, द कंपनी हैज नो राइट, यह कंपनी का अधिकार नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। यह कौन सा नियम में कहा गया है? तो कंपनी अधिनियम में कहा गया है। 12वां का ये। 13वां देखिए, इफ अ कंपनी, न्यू कंपनी गेट रजिस्टर्ड विद द नेम विच रिसेंबल्स द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी देन इट शुड अप्लाई टू whom। कहता है कि यदि कोई कंपनी मौजूदा कंपनी के नाम से मिलते जुलते पंजीकृत हो गई है तो कंपनी इसमें से फिर किसके पास अप्लाई करे सही करने के लिए? तो ROC, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कोई कंपनी बनाई है, ठीक है, इफ न्यू कंपनी गेट रजिस्टर्ड विथ ए से नेम विच रिसेंबल्स द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी देन इट शुड अप्लाई टू whom। अगर कोई नई कंपनी बनती है, ठीक है, और उसका नाम पहले से ही किसी कंपनी से के नाम से मिलता जुलता होता है, तो आप कहाँ अप्लाई करेंगे, किससे कहेंगे जाके? तो ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यानी कि यदि कोई नई कंपनी मौजूदा कंपनी के नाम से मिलते जुलते नाम से पंजीकृत होती है तो इसके लिए आप ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस के पास जाकर क्या करेंगे? कंप्लेन कर सकते हैं। कंपनीज आर नॉट अलॉटेड ए डैश इन एडिशन टू देयर नेम। कंपनियों को अब उनके नाम के अलावा डैश आवंटित किया जाता है, CIN नंबर आवंटित किया जाता है। क्या आवंटित किया जाता है? CIN। 14वां का होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज डिड द कंपनी हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। निगमन के बाद पंजीकृत कार्यालय कितने दिनों में बन जाना चाहिए? 30 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अंडर विच सेक्शन इफ कंपनी फेल टू कमेंस इट्स मेन ऑब्जेक्ट द कोर्ट में ऑर्डर वाइंडिंग अप। किस धारा के अंतर्गत यदि कंपनी अपना मुख्य उद्देश्य शुरू करने में विफल रहती है तो अदालत समाप्ति का आदेश दे सकती है? इफ कंपनी फेल टू कमेंस इट्स मेन ऑब्जेक्ट, अपना उद्देश्य को छोड़कर दूसरे कामों में अगर कंपनी लग जाती है, ठीक है, तो कौन सी धारा है कि कोर्ट आपको समापन का आदेश दे सकती है? तो आंसर होगा D, सेक्शन 433 में कोर्ट कहता है कि आप अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपका समापन किया जा सकता है। 17 क्वेश्चन नंबर है, इन केस ऑफ फॉर्जरीज, मतलब जालसाजी का केस हो, इन केस ऑफ फॉर्जरीज एक्ट डन इन द नेम ऑफ द कंपनी आर। जालसाजी के मामले में कंपनी के नाम पर किए गए कार्य सुबाइड ऑफ इनिशियो, शुरुआत से ही व्यर्थ होते हैं। मतलब शुरुआत से ही व्यर्थ का मतलब कोई भी उसका आपको जो है आप उस कार्य को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जालसाजी है, ठीक है। प्रारंभ से ही वो कार्य क्या होंगे? व्यर्थ माने जाएंगे। 17 का C। 18वां क्वेश्चन है, सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शुड बी डन बाय नंबर ऑफ पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी।
सार्वजनिक कंपनी के मामले में ज्ञापन एवं आलेख पर हस्ताक्षर डैश संख्या में किए जाने चाहिए। आपको मालूम है सार्वजनिक कंपनी के मामले में मेमोरेंडम और आर्टिकल पर 7 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए और निजी कंपनी हो तो 2 लोगों के। देखिए आ ही गया। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शुड बी डन बाई डैश नंबर ऑफ पर्सन इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी की जब बात करें तो 2, निजी कंपनी के मामले में 2 लोगों का ज्ञापन और आलेख पर हस्ताक्षर होना चाहिए। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। एमओए शुड बी इन फॉर्म डैश इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के मामले में एमओए फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म में क्या होना चाहिए? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टेबल ए, ठीक है। और अगर दूसरा पूछे कि लिमिटेड बाय गारंटी, देखिए एमओए किस फॉर्म में होना चाहिए? पहला, अगर कंपनी अंशों द्वारा सीमित है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो टेबल ए के रूप में होना चाहिए। और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है, देखिए क्वेश्चन आ गया 21 नंबर पे कि एमओए शुड बी इन द फॉर्म डैश इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर ऑफ कैपिटल। उसके पास शेयर कैपिटल नहीं है लेकिन गारंटी द्वारा लिमिट है, दायित्व द्वारा सीमित है, ऐसी कंपनी पर का एमओए जो है टेबल बी के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? टेबल बी के फॉर्म में। 22 नंबर क्वेश्चन है एमओए शुड बी इन द फॉर्म डैश इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। ऐसी कंपनी जिसके पास से कैपिटल भी है और लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी द्वारा सीमित भी है, ऐसी कंपनी का एमओए यानी पार्षद सीमा नियम किस फॉर्म में होना चाहिए? टेबल सी। किस फॉर्म में होना चाहिए? टेबल सी के फॉर्म में होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एमओए शुड बी इन द फॉर्म डैश इन केस ऑफ ए अनलिमिटेड लायबिलिटी हैविंग शेयर कैपिटल। असीमित देनदारी के मामले में एमओए फॉर्म होना चाहिए। अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम टेबल ई के फॉर्म में होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। इन द एमओए देयर आर 6 क्लॉज, वी कैन अल्टर ऑल क्लॉज एक्सेप्ट 1 क्लॉज। एमओए में 6 क्लासेस हैं, हम सबको बदल सकते हैं लेकिन एक क्लास को नहीं बदल सकते हैं। उसका नाम है एसोसिएशन क्लॉज और डिक्लेरेशन क्लॉज। आंसर होगा सी। If anybody want to file a case against the company, they should file at what place? अगर किसी व्यक्ति को कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराना है तो कहाँ कराए? रजिस्टर्ड ऑफिस में, पंजीकृत कार्यालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन। पंजीकृत कार्यालय का पता कहाँ होता है? एमओए में आप देखेंगे रजिस्टर्ड जो है वाक्य होता है, क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, एओए। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट हैव एमओए। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसको एमओए की आवश्यकता नहीं है? प्राइवेट कंपनी को, सरकारी कंपनी को है, पब्लिक कंपनी को भी है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन यानी संवैधानिक निगम को नहीं है, ठीक है, जो संसद में विशेष एक्ट द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है, उसको संवैधानिक कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग। कोई भी कंपनी अपना नाम बदल सकती है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के द्वारा, स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा, दो आइदर बाय ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन, किसी के भी द्वारा, नन ऑफ द एबव। तो देखिए कोई भी कंपनी अपना नाम केवल स्पेसिफिक रिजोल्यूशन यानी बी, आंसर बी, विशेष संकल्प यानी स्पेसिफिक रिजोल्यूशन के द्वारा ही बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रा वायर मीन्स। अल्ट्रा वायर का मतलब क्या होता है? अधिकारों से बाहर जाकर या अधिकारों से परे जाकर। आंसर होगा ए। अल्ट्रा वायर लोन ग्रांटेड बाय द कंपनी आर। कंपनी द्वारा दिए गए अल्ट्रा वायर ऋण यानी अधिकारों से परे जाकर जो कंपनी ऋण देती है वो वायड होता है, शून्य, कोई मतलब नहीं है उसका। आंसर होगा ए, वायड।
व्हाट इज नोन एज चार्टर ऑफ कंपनी, कंपनी के चार्टर को क्या कहा जाता है? मेमोरेंडम ऑफ कंपनी को ही कंपनी का चार्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारपोरेट वेल कैन बी पायर्स्ड इफ द कंपनी, कारपोरेट कंपनी के पर्दे को, आवरण को उठाया जा सकता है। आपको पढ़ा ना कारपोरेट वेल, एक टॉपिक है कारपोरेट वेल कि कंपनी और इसके सदस्यों के बीच में एक पर्दा माना जाता है, लेकिन इस पर्दे को उठा दिया जाता है जब कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है, लॉस कमाती है, लॉस बियर करती है, डिविडेंड नहीं घोषित करती या टैक्सेस चोरी करती है। देखिए, जब कंपनी फ्रॉड करे, कंपनी के अंदर कोई घोटाला या फ्रॉड हो जाएगा तो ये कंपनी का कॉर्पोरेट वेल हट जाएगा, यानी उठ जाएगा, यानी भेज दिया जाएगा। आंसर होगा डी। कंपनी और कंपनी के सदस्यों के बीच एक पर्दा होता है, एक कॉर्पोरेट वेल होता है, माना जाता है दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब भी कोई भी विवाद होता है कंपनी के अंदर का, ठीक है, तो फिर यह माना जाता है कि ये जो पर्दा है उसको हटा दिया जाता है, मान लिया जाता है दोनों एक ही हैं, कंपनी और इसके सदस्य दोनों क्या हैं? एक ही हैं। तो इसमें हम बता रहे थे कि कारपोरेट वेल कैन बी पायर्स्ड इफ द कंपनी, आंसर होगा इवेड टैक्स। कारपोरेट पर्दे को उठाया जा सकता है यदि कंपनी कर की चोरी करती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी इफेक्टेड, उद्देश्य वाक्यों में परिवर्तन किया जा सकता है केवल स्पेसिफिक संकल्प से, केवल स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू। द कैपिटल क्लॉज ऑफ ए कंपनी कैन बी चेंज विद द परमिशन ऑफ, कंपनी के पूंजी वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कोर्ट के थ्रू, एनसीएलटी से परमिशन लेना पड़ेगा। कंपनी का कोर्ट होता है एनसीएलटी, ठीक है, वहां से क्या करना पड़ेगा? परमिशन लिया जाना पड़ेगा। कंपनी के पूंजी वाक्य में अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। कहता है कि द प्रिंसिपल दैट सो फार एज द कंपनी इंटरनल वर्किंग इज कंसर्न, stranger dealing with the company are entitled to assume that everything has been regularly done, has been laid down in the, कहता है कि जहां तक कंपनी के आंतरिक काम का सवाल है, अजनबी यह मानने का हकदार है कि सब कुछ नियमित रूप से किया गया है। कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यह मानता है कंपनी में सब नियम कानून से चल रहा है, यह कौन सा सिद्धांत है? कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, इंडोर प्रबंध का सिद्धांत या आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति जब किसी कंपनी से लेन देन करता है तो यह मान के चलता है कि कंपनी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है और रेगुलर है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बताता है। यानी इस क्वेश्चन में आंसर होगा ए। क्या आंसर होगा? ए 35वां में। 36वां, कंसीव द आइडिया ऑफ द बिजनेस डैश, व्यवसाय के विचार की कल्पना करता है। कौन करता है? प्रमोटर। प्रमोटर ही ना कंपनी बनाता है, तो प्रमोटर कंसीव द आइडिया ऑफ बिजनेस ऑफ ए कंपनी। नेक्स्ट है, डैश स्टैंड्स द फिड्यूशरी पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के फिड्यूशरी पोजीशन में रहता है। कौन है? डायरेक्टर, प्रमोटर, ऑडिटर्स, नन ऑफ द अबव। प्रमोटर फिड्यूशरी पोजीशन, विश्वासाश्रित पोजीशन में रहता है। वो कंपनी और उसके बीच बहुत विश्वास का संबंध होता है। तो आंसर होगा 37 का बी। प्रमोटर मालूम है ना, मैं बताया हूं, कंपनी का जन्मदाता, ठीक है। कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो यह माना जाता है कि वो उसने जो भी जानकारी कंपनी के बारे में लोगों को दी है वो सब सही है। उसका और कंपनी का संबंध बहुत फ्यूडिशरी यानी विश्वासाश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, डैश आर कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू बाय प्रमोटर्स ऑन बिहाफ ऑफ ए प्रोस्पेक्टस कंपनी। कहता है प्रोस्पेक्टस कंपनी की ओर से कंपनी प्रमोटरों द्वारा किए गए अनुबंध हैं। प्रमोटर्स जो कंपनी के जन्मदाता होते हैं, ठीक है,
वही कंपनी को बाद में रजिस्टर्ड करवाते हैं। सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं जो कंपनी को चला सकें, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पर साइन कर सकें। ठीक है, तो उनके द्वारा किए गए अनुबंध क्या कहलाते हैं? तो लिखा है, पहला ऑप्शन है प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सही है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सही है। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं। बोथ ए एंड बी, यानी आंसर होगा ए एंड बी, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट एंड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। कहता है कि निगमन के बाद यानी रजिस्ट्रेशन के बाद लेकिन व्यापार का आरंभ का प्रमाण पत्र के पहले प्राप्त करने के पहले जो अनुबंध होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, प्रारंभिक अनुबंध कहते हैं। आंसर है सी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 40वां, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। पूर्व निर्गमन अनुबंध को कहते हैं प्रारंभिक अनुबंध कहते हैं। ये प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है उसके पहले, ठीक है, यहां पे आपने पढ़ा होगा निगमन के बाद लेकिन व्यापार आरंभ करने के पहले, ठीक है। और यहां पे दिया है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज, तो प्रिलिमिनरी, पूर्व निगमन अनुबंध को क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक अनुबंध कहते हैं। ये इनकॉर्पोरेशन से पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 40 क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन्हें ध्यान से 2-3 बार देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।